हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी गुड़गांव के डिजिटल पोर्टल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाइस, हम क्लास 8th में अवर पास्ट का चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे। वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स की हम बात कर रहे थे। तो कल जैसे हमने पढ़ा कि किस तरीके से चीज़ें आगे को बढ़ी थी, आज हम डिस्कस करेंगे कॉटन मिल्स कम अप, अर्थात सूती कपड़ा मिलों का उदय। और ये चैप्टर मैं आज फिनिश भी कर दूंगा और इसका असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। आप इसके आंसर्स जो हैं वो इसमें से लिखिएगा। सो गाइज, बात करते हैं सूती कपड़ा मिलों का उदय। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी। यह कतई मिल थी। उन्होंने सदी की शुरुआत से ही भारत में इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने भी लगा था। गाइज, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्मेल्टिंग, जिसे हम प्रगलन कहते हैं, ये चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंची तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी बीजों का पिघलने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम चीज़ें आगे से बढ़ाते हैं। सो गाइज, इसके आगे बात कर लेते हैं। 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यावसायिक ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इसी दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1661 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहले समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थीं। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी थी। गाइज, बात आती है द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील, अर्थात टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि हम क्या इन दोनों में एक अंतर है या समानता है। सो भारतीय इस्पात और लोहा धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। वहीं टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की जो तलवार है इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थीं। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया था कि मैसूर की सैकड़े प्रगलन भट्टियों से वुड्स स्टील किस तरह से चीज़ें लिया जाता है। अब गाइस, बात करते हैं जो गांव से एबंडेंट हुई थी फर्नीचर्स इन विलेज, उसकी बात करें तो वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी। परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक समय गतिविधि में या खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगलन कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहा अयस्क के स्थानीय को भी आगे बढ़ा रहे थे, या जिसे कहें कि उनको आगे चला रहे थे।
गाइस 19वीं सदी के आते आते लोगों के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थीं और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों? इसकी एक वजह थी कि जो वन कानून ही थे उनके बारे में इनमें हम चीज़ों को आगे लेके चले गए थे। जैसे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय कैसे हुआ? तो साल 1904 की बात है, अप्रैल के महीने की। अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशोदाजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दरोबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडार की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लोहे एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहा और इस्पात कारखाने लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोहा अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दारोबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोहे अयस्क ले जा रहे हैं। वे अगारिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि ये अयस्क कहाँ से है, तो उन्होंने उनको विभिन्न तरीके से उन चीज़ों को भी आगे को बताया। गाइस, इसके बाद जो ब्रिटेन के स्टील का आयात था, भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बड़ी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानते को तैयार नहीं थे कि भारी वस्तु उत्पादन कैसे हो। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित भी होना पड़ा था। तो ये औद्योगिकरण की जो नींव थी गाइज, वो कहीं ना कहीं आगे को बढ़ी। वस्तुओं की मांग में इसका इजाफा हुआ। बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुए, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होते गए और सरकारी संरक्षण को मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संबंधित ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशक में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी थी। सो गाइज, ये चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 6। कल हम पुनः मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के लिए मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। Thank you guys.